गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ये हमारी क्लास बीएससी प्रथम वर्ष अकार्बनिक रसायन की है और हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन हमने पहले वाले लेक्चर में कर लिया था। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। जब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है तो दोनों परमाणुओं के उसमें इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं और साझे के द्वारा जो बना हुआ बंध है वही विद्युत ऋणता सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे वो दो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में बंध बना रहे हैं, लेकिन उन दोनों एटम्स में यदि हम देखते हैं किसी एक ऐसे एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो उन जो साजित इलेक्ट्रॉन है उनको खींचने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, साजित इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता या आकर्षित करने की कैपेसिटी विद्युत ऋणता कहलाती है। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो हम यह जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ए अर्थात फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर एस ब्लॉक के तत्व है तो 1s और NS1 और NS2 है। तो हम कहते हैं ये आवर्त सारणी की शुरुआत के अंदर है। तो हम ये भी जानते हैं कि इनका परमाणु आकार आगे आने वाले तत्वों के परमाणु आकार से बड़ा है। तो बाह्यतम कोश पर नाभिक की जो पकड़ है वो कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी कम होगी। तो हम कहते हैं क्षार धातु के लिए क्षारीय मृदा धातुओं से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ऐसे तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब बढ़ती जाती है। अब यहाँ टेबल के अंदर हम देख लें, क्षार धातु तत्व जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये NS1 वाले हैं। इनकी विद्युत ऋणता भी हम देख सकते हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो विद्युत ऋणता कम होती जा रही है क्योंकि हर एक जगह नया कोष जुड़ रहा है। जैसे लिथियम है तो सोडियम, लिथियम दूसरे आवर्त का, सोडियम तीसरे आवर्त का, नया कोष जुड़ गया। नया कोष जुड़ते ही इसकी परमाणु का आकार बढ़ गया, आकार बढ़ते ही आकर्षण क्षमता नाभिक की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर और कम होगी तो विद्युत ऋणता का मान भी कम हो गया। तो विद्युत ऋणता जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू भी धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं। जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम के -3.03 है और सोडियम के अंदर -2.71 है। लेकिन अब आगे हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के अंदर क्या है, -3.93 है। इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु में होता है। और हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ए तत्वों की विद्युत ऋणता के मान चूँकि बहुत कम होते हैं, इसलिए जब वे तत्वों के साथ यौगिक बनाने की प्रतिक्रिया करते हैं दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणताओं में काफ़ी अंतर रहता है। ये अंतर कितना रहता है, 1.7 से 1.8 तक, और इस अंतर पर बंध 50% आयनिक लक्षण पाए जाते हैं। अतः क्षार धातु में ये अंतर इससे अधिक होने पर यौगिक आयनिक परिवर्तक होते हैं। जैसे NaCl में अंतर ये 2.1, LiF में 3.0, KBr में 2/0। ये सारे कौन से स्केल है, पोलिंग स्केल, क्योंकि विद्युत ऋणता का जो कॉन्सेप्ट है वो पोलिंग ने दिया था और ये यौगिक आयनिक होते हैं। तो ये सब बातें थी। अब जैसे हम बात करें तो सारणी ऊपर जो दिख रही है उसके अंदर क्लियर पता चल रहा है कि अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि लिथियम इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.03 है। प्रबलतम अपचायक धातु है। अपचायक वह होती है जो दूसरे का अपचयन करती है, दूसरे का अपचयन वही करती है जिस खुद का ऑक्सीकरण होता है। तो प्रबलतम अपचायक क्या है, लिथियम है। तो लिथियम का इजीली ऑक्सीकरण हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है, वह इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को काम आ जाएगा अर्थात उसका अपचयन हो जाएगा। यहाँ यह जानने योग्य रखना होगा कि आयनन विभव के मानों में ध्यान रख रहे कैल्शियम जिसकी CS जिसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम है प्रबलतम अपचायक होना चाहिए, होना तो CS ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, लिथियम। CS की 2.92 है। अपचयन अभिक्रियाएं जलीय विलयन में होती हैं, अतः आयनन ऊर्जा के साथ साथ जलयोजन ऊर्जा को भी ध्यान में रखना होता है। लिथियम की आयनन ऊर्जा सीजियम की तुलना में अधिक है। आयनन ऊर्जा तो लिथियम की ज़्यादा है, आयनन ऊर्जा सीजियम की कम है, लेकिन लिथियम की जलयोजन ऊर्जा जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, जो जल के साथ जुड़ने से होती है, जल के साथ रिएक्शन करने से होती है, तो लिथियम की जलयोजन ऊर्जा सीजियम की ऊर्जा से अधिक है। स्पष्ट है कि जलीय विलयन में लिथियम की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति CS से अधिक होगी।
ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। जब हम जल में CS और लिथियम को दोनों को डालेंगे तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो सीजियम से ज़्यादा होगी, क्योंकि लिथियम की जल योजन ऊर्जा सीजियम से ज़्यादा है। अतः हम कह सकते हैं सीजियम की आयनन ऊर्जा का मान न्यूनतम होने के बाद भी लिथियम एक प्रबल अपचयक है। ये बात यहाँ पे अच्छा प्रश्न बन जाता है, आप लोग भी इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये वाली बात कि हालांकि ये ज़्यादा है कम है और ये है, तो फिर प्रबल अपचयक तो लिथियम है और विद्युत ऋणता सबसे कम सीजियम की है। तो सीजियम की आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होने के बावजूद भी लिथियम एक प्रबलतम अपचयक है। ये इसका रीजन अपने जल योजन ऊर्जा के आधार पर पता चल गया। क्षार धातु में मृदा धातु की प्रबल अपचयक होती है। क्षार धातु लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। रुबिडियम और कैल्शियम पोटेशियम बराबर है, सीजियम सबसे कम है। ये अपचयक क्षमता है और क्षारीय मृदा धातु का अपचयक क्षमता ये है। विशिष्ट ज्वाला पंजीकरण। अब हम जानते हैं क्षार धातुओं के कलर फ्लेम कलर भी होते हैं। जैसे हम पांचों ग्रुप के अंदर बात करते हैं तो पांचों ग्रुप के अंदर कौन कौन से होते हैं? बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। तो बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम जो होते हैं ये हमेशा हमें पता है कि ये फ्लेम टेस्ट ही देते हैं, तो ये विशिष्ट ज्वाला का रंग प्रदान करते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी है। क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर स्पेसिफिक क्लोराइड्स बुनसन बर्नर पर गर्म करने पर बुनसन ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन बुनसन ज्वाला की ऊष्मा से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, और जब ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस अपने कक्ष में लौटते हैं तो ये अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन कर देते हैं, जिसे तरंगदैर्ध्य प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में होती है। अतः ये उत्सर्जित है तो ये अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, जिसे तरंगदैर्ध्य के दृश्य उत्सर्जित ऊर्जा E बराबर hν, जो कि प्लैंक इक्वेशन है, बुनसन ज्वाला में विशिष्ट रंग प्रदर्शित करती है। जैसे लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के पश्चात 2p कक्षक से वापस 2s कक्षक में बढ़ता है तो रंग के विकिरण उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार अन्य क्षार धातुएं भी विशिष्ट कलर प्रदान करती है। ये अपने कलर की बात हो गई। लिथियम की कैसी ज्वाला है? ये है क्रिम्सन रेड। लिथियम है वो क्रिम्सन रेड है। सोडियम पीला सुनहरी है, पोटेशियम हल्का जामुनी है, रुबिडियम लाल बैंगनी है, सीजियम नीला है और फ्रेंशियम रेडियोधर्मी है। अब आगे बात करें तो हम बेरिलियम ये NH2 की बात करें। बेरिलियम तो रंगहीन है, 1s2 2s2 है ना, इसलिए। और मैग्नीशियम है ये रंगहीन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वही 2s2 के अंदर, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये कलर है, ये ईंट जैसा लाल, क्रिसमस लाल और सेब जैसा हरा। रेडियम तो वैसे ही हमें पता है रेडियो एक्टिव है। तो सेकेंड एवर के तत्व बेरिलियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं कि आसानी से उत्तेजित नहीं हो पाते तथा कक्षों के मध्य ऊर्जा अंतर इतना आ जाता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन दृश्य क्षेत्र में नहीं होता। ये ज्वाला को कोई रंग नहीं देते, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड ग्रुप के अंदर है कि सेकेंड ग्रुप के अंदर ये जो तीन है वो कोई रंग नहीं देते, बेरिलियम और मैग्नीशियम 2s2। प्रकृति में प्राप्ति तथा निष्कर्षण, ये तो जानते ही हम, ये सारे अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कई नाइट्रेट के रूप में, कई क्लोराइड के रूप में, कई कार्बोनेट के रूप में, संगमरमर में, चौक में, चूने में, फ्लोर एपेटाइट जैसे कैल्शियम पाया जाता है। स्ट्रोंशियम बेरियम प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं। रेडियम रेडियोएक्टिव है। धात्विक गुण तथा विद्युत चालकता, ये भी बात हमने कर ली। ये सभी धातु है ही, धातु है तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन दूर है, इजीली वहाँ से निकल जाता है, तो चालकता भी ये शो करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें होता है। क्रियाशीलता, ऑक्सीकरण अवस्था, सभी ये क्रियाशील है क्योंकि बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक से दूर है, इजीली निकल जाते हैं, आयनन वो कम है। और ऑक्सीकरण अवस्था इनकी 1s की, NS1 की तो +1 है और NH2 की +2 है। कभी कभार यह ऑक्सीकरण अवस्था इसमें थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है, जैसे ऑक्साइड्स के साथ में ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। कम आयनन ऊर्जाओं के मान से स्पष्ट है, दोनों के कोर का उत्कृष्ट गैस विन्यास होने इन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन को कोकर आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्षार धातु अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील है।
क्या जल, वायु, हैलोजन आदि पदार्थों के संपर्क में आने से तेजी से क्रिया करने लगते हैं। क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु दोनों के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। क्षारीय गुण क्षार धातु के यौगिकों में अधिक पाए जाते हैं। ये तो हमें पहले से पता है। नेक्स्ट ये प्रतिचुंबकीय हैं, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, प्रतिचुंबकीय होंगे। आयनों की रंगहीनता तथा प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति। आयनों की रंगहीनता की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन्स एक देंगे तो +1 आ गया, उत्कृष्ट गैस हो गया। NH2 के अंदर 2 देते ही वो फिर उत्कृष्ट गैस आ गया, तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, आयन्स में नहीं होंगे, तो ये प्रतिचुंबकीय होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं डायमैग्नेटिक होंगे। प्रकाश विद्युत प्रवाह की बात करें तो प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीजीएम है, सबसे बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, फोटो सेल के रूप में यूज होता है, पहले हमने बात कर ली थी। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में आप लोग डिस्कशन कर लीजिएगा, इजीली प्रॉपर्टीज़ है। अब हम बात करें रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करें हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ये क्या क्रिया करते हैं। सभी क्षार धातु वायु से तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और सतह पर ऑक्साइड की तह बनने के कारण यह काली पड़ जाती है। इसके कारण इन्हें मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। पता है हमें, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जब हम लोग लेसानी विलीन बनाते हैं तो मिट्टी के तेल से सोडियम को बाहर निकालते हैं और सोडियम के टुकड़े को फिल्टर पेपर से पोंछते भी हैं। उसको इसलिए रखते हैं क्योंकि वो वायु ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलते ही ऑक्साइड बना लेता है और ऑक्साइड बनते ही ऑक्साइड की तह बन जाती है और ऑक्साइड की तह बनती है काली पड़ जाती है, आग भी लग सकती है, काफ़ी क्रियाशील होता है। लिथियम मोनोऑक्साइड जैसे लिथियम की बात करें, ताज़ी कटी हुई धातु सतह पर चांदी की भांति सफ़ेद होती है। लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है Li2O। लिथियम जो मोनोऑक्साइड, सोडियम है तो Na2O2 बनाता है और अन्य धातुएं सुपर ऑक्साइड बनाती है MO2। ये सुपर ऑक्साइड है, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम ने तो ये बना दिया Li2O, सोडियम ने बना दिया Na2O2, लिथियम ने तो ऑक्साइड बना दिया और ये इसने बना दिया Na2O2 और इसने बना दिया सुपर ऑक्साइड। जल से क्रिया करती है तो रिएक्टिव होता है वाटर। क्षार धातुओं के साथ आयनन विभव कम होने के कारण जल से काफ़ी तेज़ी से क्रिया करती है और हाइड्रोक्साइड बनाती है। प्रबल क्षार होते हैं, क्षारीय मृत धातुओं में भी क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाती है। इनकी क्षारकता फर्स्ट वर्ग तत्वों में सबसे कम होती है। अब ये सभी प्रबल क्षार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे के सारे NS1 वाले हैं। लीना की रब से फरियाद NS1। अब ये भी सेकंड वाले बेटा मांगे कार स्कूटर, तो लिथियम है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, CaOH है, ये दो प्रबल क्षार बनाते हैं और ये सीजियम है, ये प्रबल क्षार बनाता है। लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो जल के साथ इनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं जल के साथ क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ठंडे पानी में इतनी तीव्र से क्रिया करते हैं, निकली हुई H2 को तुरंत वापस आग पकड़ने लगती है। इसके कारण इन्हें जलीय हवा में नहीं रखते, इन्हें मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ठंडे पानी से ही क्रिया कर लेते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। निकली हुई H2, जैसे H2 निकलेगी, जब पानी से क्रिया करेगी तो H2 निकलेगी, H2 तुरंत आग पकड़ने लगती है क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप जलती है और ऑक्सीजन जलाती है। इसके कारण इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं। सेकेंड वर्ग में बेरियम की बात करेंगे तो जैसे मैग्नीशियम है, H2 के साथ रिएक्शन किया, MgOH और H2 निकल गया, इसमें भी H2 निकलेगा। ठीक है, ये तो हमें पता ही। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि शेष धातुएं ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती है। इसका कारण यह है कि आयनन विभव के मान ऊपर से नीचे आने पर कम होते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। इसी क्रम में CdSr सरलता से तथा बेरिलियम तेजी से ठंडे जल के साथ क्रिया करके H2 फ्री करता है। अब बात करें अधात्विक तत्वों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक तत्व जो P ब्लॉक में, उनके साथ भी क्रिया कर लेती है। जैसे X2 है, ये अधातु है, मतलब हैलाइड्स, ये मेटल क्रिया करके ये मेटल हैलाइड बनाते हैं।
तो इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, तो भी आप कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट इसमें एक विकर्ण संबंध है, ये अपने खुद के साथ कम बिहेव रखते हैं। जैसे लिथियम जो है, यहाँ बहुत बढ़िया बात है, ये लिथियम जो है ये सोडियम के साथ एक जैसा व्यवहार न दिखा करके अपने पास वाले विकर्ण अर्थात तिरछा चलें अर्थात मैग्नीशियम के साथ ये अपनी समानता दिखाता है। बेरिलियम इनके साथ न दिखा करके इसके साथ समानता एल्यूमिनियम के साथ दिखाता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग विकर्ण संबंध कहते हैं। चार धातु क्षारीय मृदा धातुओं का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। प्रथम तत्व अपने वर्ग के साथ गुणों में उतनी समानता नहीं दर्शाते जितनी समानता अगले समूह के दूसरे स्थान के सदस्य के साथ विकर्ण संबंध के साथ दर्शाते हैं। तो ये बात विकर्ण संबंध की थी। विकर्ण संबंध के आधार के ऊपर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है बेरिलियम एल्यूमिनियम का, कि ये आपस में एक जैसे क्यों गुण दिखाते हैं। तो ठीक है, हाइड्राइड्स की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच।